आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं समग्र चेतना। महिला सशक्तिकरण को लेकर के देश भर में तमाम योजनाएं चल रही हैं। सरकारें खूब काम कर रही हैं, लेकिन जन भागीदारी भी आवश्यक है। ऐसे में हमारे साथ पूनम शेरावत जी हैं, जो कि नोएडा में रहती हैं और महिला सशक्तिकरण में अपना प्रमुख योगदान दे रही हैं। आपने मंदिरों में, आसपास के मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से तमाम तरीके के प्रोडक्ट निकाल करके मैं न सिर्फ स्वयं रोजगार का एक रास्ता खोजा है, बल्कि कई और महिलाओं को इसमें जोड़कर रोजगार देने का काम कर रही हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, जो सबसे पहला मेरा सवाल हर कोई इस कार्यक्रम को देखने के बाद जानना चाहेगा, इस वेस्टेज मटेरियल से कमाई कितनी होती है? शुरुआत यहीं से कर दें। देखिए, कमाई के लिए अगर एक नॉर्मल लेडी अगर करना चाहे तो 15 से 20 हजार रुपए आराम से कमा सकती है हर महीने। ये एक नॉर्मल कमाई उसकी हो सकती है, जो वो कुछ ही घंटों के लिए काम करती है। अगर दिन की, क्योंकि हमारे पास, हाँ जी, हमारे पास जैसे 3 से 4 घंटे का बीच में समय होता है, जिसे हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर उसी को वो उस काम में यूज कर ले तो 15 से 20 हजार रुपए आराम से कमा सकती है। तो ये 15 से 20 हजार बहुत होता है। अब पूनम जी, अब कैसे ये महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा योगदान है, और अब आप कैसे, आपको ये आइडिया आया कि वेस्टेज सबसे बड़ी चीज है, तो आप वेस्टेज चीज को रिसाइकिल करके आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही हैं जो लोगों के लिए उपयोगी हो? क्योंकि वो फ्लावर्स हैं जो भगवान पे चढ़ जाते हैं, मंदिरों में चढ़ जाते हैं, उसके बाद वेस्टेज कूड़ा घर में जाते हैं। कूड़ा घर से आप जाने से पहले ही आप उसको रिसाइकिल करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं। कैसे ये आइडिया आपको कैसे आया, और कैसे आपने इसको, कहाँ सीखा आपने इसको? इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। अच्छा। आज से 2 साल पहले तक मेरा जो पूरा दिन था वो सिर्फ मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सिर्फ मैं यही करती थी। लेकिन मेरे बच्चे हॉस्टल चले गए तो मेरे पास बहुत सारा खाली समय था, और मेरे को अपना समय का उपयोग करना पसंद था, ना कि मैं इधर उधर उसको थोड़ा सा वेस्ट करती घूमूं। क्योंकि मेरे पास समय इतना था और पहले मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, तो एकदम से खाली हो गई थी। तो जो खालीपन था वो मुझे काफी परेशान करता था। तो उससे बचने के लिए मैंने थोड़ा सा भक्ति की साइड में मुड़ना चाहा कि हो सकता है मैं मंदिर जाऊं और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिले। तो मैं ऐसे मंदिर चली गई। मैं बहुत कम ही मंदिर जाती थी, लेकिन मैं जब मंदिर चली गई, 2-3 बार गई, तो सब फूल चढ़ाते तो मैं भी फूल ही चढ़ा रही थी। जो फूल चढ़ाया था उस दिन मेरे मन में बहुत सारे भाव थे। मैंने बड़े प्यार से भगवान जी को चढ़ाया, और जैसे ही मैंने चढ़ाया, पंडित जी ने रूडली वो उठा के साइड में कचरे का डब्बा था जिसपे वो फूल डाले जा रहे थे, जो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने उसके बारे में जब सोचा कि इनकी भी कोई गलती नहीं है। देखो, हमारा जो धर्म है हमें सिखाता है भगवान पर चढ़ी हुई कोई भी चीज कूड़े में नहीं जाती। हम अपने घरों में भी जो पूजा पाठ करते हैं उसे कूड़े में नहीं जाने देते, कुछ भी करते हैं लेकिन कूड़े में नहीं जाने देते। पर पंडित जी के पास क्या ऑप्शन है? वो बेचारे तो जितना रोज का इतना फूल है, वो सारा का सारा फूल कूड़ा घर में जाएगा ही जाएगा। तो इस बारे में मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा कि इन फूलों का क्या होता है। तो मुझे पता चला कि कुछ लोग हैं जो इन फूलों से अगरबत्ती बना रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो ऐसे ही गूगल सर्च करते करते मैंने उनको फोन किया और उनसे हेल्प मांगी कि प्लीज मेरी हेल्प करें, आपका काम बहुत अच्छा है और मैं भी करना चाहती हूँ इस काम को। तो वहां से जो जवाब आया था वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, एक चैलेंज था। उन्होंने मुझे जवाब दिया, पहले तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, आप अपनी एजुकेशन बताइए, आपका इनकम सोर्स क्या है, आप कितने पैसे खर्च कर सकती हैं। उसके बाद हम आपका बायोडाटा देखेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, देन वी डिसाइडेड कि वेदर यू आर कैपेबल और नॉट। वो जो लाइन थी वो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। मुझे लगा कि तुम कौन होते हो मेरी काबिलियत बताने वाले? मेरी काबिलियत मैं खुद जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन से मेरी काबिलियत जज नहीं होती है। तो मैंने उनका फोन ऐसे ही गुस्से में काट दिया। थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि जो लोग हैं वो गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं।
तो उनमें से एक भला इंसान था जिसने मेरी मदद की, मुझे इंफॉर्मेशन दी, और उन्होंने मुझे बताया कि हम गाय के गोबर से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने उनसे कहा क्या हम फूलों से बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप ट्राई कर लीजिए, शायद बन जाए। और मैंने ट्राई कर दिया। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कि मैं बिजनेस करना जानती हूँ, नहीं जानती, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल था, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं था मेरा बैकग्राउंड पे। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल अपनी शादी को ही दिए हैं, और 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो कोई बैकग्राउंड मेरा ऐसा था नहीं। पर मैं कुछ भी करने से डरती नहीं हूँ, बस वहीं से मैंने शुरुआत कर दी। और 1 महीने के अंदर मैंने 25 मंदिरों से कांटेक्ट करके और फूलों को वहां से लेना शुरू कर दिया और रिसाइकल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, आत्म अवलोकन और चिंतन करने से ऐसे तमाम आइडियाज उनके निजात होता है। आपने कहीं ना कहीं जाना और देखा, जब उन पंडित जी को जो फ्लावर्स आपने मंदिर में चढ़ाए थे उनको किस तरीके से उन्होंने रख दिया, उनकी भी अपनी मजबूरियां थी, लेकिन आपने समझा कि कैसे इन वेस्टेज फ्लावर्स का आप सदुपयोग कर पाए, और आपने उस दिशा में काम किया, और आपको ने एक अच्छा उस दिशा में एक महिला सशक्तिकरण के रूप में उसको ढाल दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे आप, क्या मशीनरी है, अगर कोई इसको करना चाहे तो कैसे कर सकता है? अमूमन आप जैसे कि बता रहे हैं ना, आप भी गृहिणी हैं और घर में ही रहती थी, आपने बहुत साल जो है आप घर में रही, उसके बाद अचानक आपको ये आइडिया आया। अगर कोई ये प्रोडक्ट बनाना चाहे तो उसके लिए क्या क्या उसको कौन कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होती है, कौन से लोग हैं वो जो कर सकते हैं? देखिए, कर तो कोई भी सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि काबिलियत तो किसी की भी हो सकती है और कोई भी कर सकता है। करने के लिए कोई ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है। मेरी ज्यादातर चीजें हैंडमेड है। कोई अगर बेसिक से बेसिक भी शुरू करे, कोई भी अगर महिला बेसिक भी शुरू करती है तो वो 2-3 हजार रुपए में भी शुरू कर सकती है। देखो, घर में फूल जो होते हैं, अगर पड़ोस में फूल है आपके और आप उनको सुखा लेते हैं, जैसे हम लोग धनिया पुदीना घरों में माए बहनें सब सुखाती रहती है, ऐसे ही बस फूलों को सुखाना है, घर की मिक्सी में पाउडर बना लेना है, और उसके बाद उसमें कुछ मसाले मिलाए जाते हैं। जो मसाले हमारे पास होते हैं, उसके कुछ साचे होते हैं जो वो भी हम दे देते हैं उनको, कि आप अपने घर में फूल सुखा के पाउडर बना लीजिए। उसमें जो मसाला मिक्स करना है वो ज्यादा महंगा नहीं आता, 400-450 रुपए किलो ही आता है। तो उनको उन फूलों के साथ मिला के घर में बड़ी आसानी से ये चीजें बनाई जा सकती हैं, और स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा ही कर रही हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब मौके मिलते हैं इंसान को तो वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसको उसमें नई नई वैरायटी बनानी आ जाती है। मैंने एक धूप बत्ती से शुरू किया था, लेकिन मैंने एयर फ्रेशनर भी बनाया, मैंने मूर्तियां भी बनाई, मैंने फूलों से दिए भी बनाए, और आगे भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बढ़ाते ही चले जाएं। जो कुछ प्रोडक्ट हो तो आप दिखाते भी रहिएगा, अगर आपके आसपास हो। बहरहाल ये जो आप अभी जो आपकी फैक्ट्री है या जहां भी आप काम कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनको आप रोजगार दे पा रहे हैं? अभी देखिए, अगर मैं कंपनी में एज ए वर्कर में बात करूं तो मेरे पास 4 से 5 महिलाओं का ग्रुप है। हमने जो शुरू किया था, लॉकडाउन से पहले शुरू किया था, 6 महीने हमने काम किया था, तो उसमें हमारे पास 10 से 12 महिलाओं को मैं काम दे रही थी उस टाइम पे, जो हमारी टीम बन गई थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद आप जानते हैं कि मंदिरों में फूल चढ़ना ही बंद हो गया था, तो बहुत डाउन आ गया था हमारा। तो अभी मेरे पास 4 से 5 महिलाओं की टीम है जो काम कर रही है वहां पर, और उसके साथ साथ मैं 500 से ज्यादा महिलाओं को ऑफलाइन ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। उनको, उनके ग्रुप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जाकर गांव में ट्रेनिंग देती हूँ, ताकि वो भी अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सके, वो सीख सके और अपना काम आगे शुरू कर सके। और ना ही हम, जैसे मैं कहती हूँ कि गृहिणी कुछ भी कर सकती है, तो हम माता की चुन्नियों को भी रिसाइकल कर लेते हैं। हम माला के अंदर जो फूल आता है, फूल के अंदर जो धागा आता है, माला में जो धागा आता है, हम उससे भी रिसाइकल करके प्रोडक्ट बना देते हैं। उससे कौन से प्रोडक्ट, चुंदरी से और उन सबसे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं?
हम छोटे छोटे पाउच बनाते हैं। बेसिकली क्या था, हर चीज हमने सीखी है करके। जैसे हमने प्रोडक्ट बनाया, हमने छोटे से स्वास्तिक बनाए या छोटे से गणेशा हमने बनाए फूलों जी से। जी अब जी। उसको पैक करके देना था। अब पैकिंग में जो था वो हमारा बहुत कॉस्ट पड़ रही थी। हमने क्या किया, हमारे पास माता पे जो चुन्नियां चढ़ जाती है उनमें से कुछ चुन्नियां जो है वो हमारे साथ फूलों के साथ आ रही थी। हम्म हमने फूल उन चुन्नियों से छोटे छोटे पाउच बना दिए हम्म। और उस गणेश जी को उस पाउच में डालकर ही हम उन्हें दे देते हैं। तो अच्छा। वेस्ट चुन्नी को पाउच में कन्वर्ट किया, हाँ। पोटली हमने छोटी सी बनाई और हम्म, उसके बाद भी आप उस पोटली को भी अपने घर में रीयूज कर सकते हैं। तो ये हमने किया। और दूसरा, हमने उन्हीं चुन्नियों के साथ अपना जो फूल और मसाला जो था उसी को पोटली बनाकर छोटी सी, हनुमान जी के कपड़े आ रहे थे पीले रंग के, उनको बांधने के लिए धागा चाहिए था, तो हमने फूलों में से जो धागा निकला वही धागा इस्तेमाल करके हमने एयर फ्रेशनर्स बना दिए थे। हम्म। तो ये सिर्फ वही है कि जब हमारे ऊपर काम, कोई डिमांड आती है तो फिर हमारा दिमाग चलता है। जैसे मम्मियों का दिमाग चलता है, रात की दाल बच जाती है तो वेस्ट नहीं करती है। जी जी तो जी हम भी अपनी फैक्ट्री में इसी तरीके से काम करते हैं। जी। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा समझना है, आप घर की गृहिणी थी और आपको अचानक ये आइडिया आया, आपके दिमाग को पिंच किया कि हमें ऐसा करना चाहिए। कैसे वो स्ट्रगल आप बताइए, जब ना कि मार्केट नहीं होगी, कैसे मार्केट आपने बनाई, एक कैसे आपने कैसे कैसे संघर्ष किया, थोड़ा सा वो बताइए, उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जी। लोग जैसे मेरे बारे में, मेरे घर में धारणा है कि मैं बहुत ही नालायक टाइप हूँ, काम वाम करना बिल्कुल नहीं जानती हूँ, जो मेरे बारे में मेरे घर वाले सोचते हैं। जी। लेकिन जब मुझे अब ये तो नहीं काम सोचते, करना था, अब तो नहीं तो सोचते, अब तो नहीं अब सोचते। नहीं सोचते। नहीं नहीं। जी। मतलब मैंने क्या किया, जैसे मंदिरों में जाके फूल इकट्ठा शुरू करा, तो उस टाइम पे मेरे पास कोई सोच नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, बस मुझे ये पता था कि मुझे ये फूल रिसाइकल करना है। तो मैंने एक जगह ढूंढी, एक अंकल ने मेरी हेल्प की कि फूलों को इकट्ठा करने के लिए एक जगह मैं दे देता हूँ, जो बहुत एक बेकार सी जगह में एक प्लॉट पड़ा हुआ था ऐसे ही। मैं सुबह 5 बजे उठती थी सर, और मैं अपने सारे मंदिरों में, मैं और मेरी दोस्त भी है एक, हम दोनों अच्छा हैं इकट्ठे, हम अच्छा। दोनों काम करते हैं। तो हम दोनों सुबह 5 बजे निकलते, मंदिरों में जाते, वहां जितना पहले दिन का फूल होता था सारा इकट्ठा करते। बोरी और कट्टे आप जानते ही होंगे, बिल्कुल। उनमें भरते थे और अपनी गाड़ी में डालते थे। ऐसे हम सारे मंदिरों से कवर करके हम वहां पहुंचते थे। और उस कूड़े के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे कि केले के छिलके भी होते थे, अगरबत्ती के खाली पैकेट भी होते थे, दूध के पाउच भी होते थे, प्रसाद के दाने भी होते थे और कीड़े भी होते थे। वो काले वाले चींटे जो चलते हैं वो भी होते थे। हम्म वो मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि मेरी गाड़ी में ना वो निकल निकल के भागते थे, तो हम्म। मेरी गाड़ी में घूमते थे। जी। मेरे पास उस टाइम पे इतना बजट नहीं था कि मैं कोई हायर करके उसको करूँ, तो मैंने अपनी गाड़ी से ही शुरू किया। और घर वालों से डांट भी खाई कि तूने इतनी बड़ी महंगी गाड़ी को कूड़ा घर बनाया हुआ है, लेके घूमती रहती है, कीड़े चला रही है इसमें। पर वो सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने कहा गाड़ी मेरी है, मैं जो चाहे करूं, मुझे करने दो। फिर हमने इकट्ठा किया, ऐसे हमने 1 डेढ़ महीना किया फूलों को इकट्ठा करके। वहां पर जिस जगह पे हमने सेलेक्ट की थी, हम वहां पर छांटते थे, सारा दिन सुखाते थे। लेकिन ये नहीं ध्यान दिया आगे परेशानी क्या आ जाएगी। एक रात, क्योंकि वो मौसम गर्मी का था, अचानक से रात को बारिश हुई और सुबह जब हम अपने वहां पर गए तो सारा फूल हमारा बर्बाद हो गया था, क्योंकि बारिश की वजह से वो भीग के सड़ गया था। ये हमारे साथ हुआ। और लिटरली मैं उस दिन थोड़ा सा रोई थी, थोड़ा सा घबराई थी कि मेरी इतनी मेहनत बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन जिस जगह पर खड़ी थी वो एक खुली जगह थी, खेत जैसी। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि एक किसान जो है वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जब खेती करता है खुले आसमान में और बारिश हो जाती है, उसकी सारी फसल खराब हो जाती है, पर वो घबराता नहीं है, वो फिर से शुरू करता है, वो कभी नहीं खेती करना छोड़ता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों घबराऊं। वो फसल खराब होती है तो उसके बेचारे के बच्चे जो है खाना नहीं खा पाते, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी खराब होगी कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे।
और मैंने दुगने जोश के साथ फिर पूरा काम शुरू किया। और जन्माष्टमी के दिन मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो था वो बन के रेडी हुआ, और मैं सारे मंदिरों में उसे डोनेट करके आई कि पंडित जी मैंने ये बनाया है। वाह। तो उसके बाद से जब हम अगले दिन लेने गए फूल, तो हमारे फूल का जो कंटेनर था उसमें सिर्फ फूल थे, कुछ भी वाह। कचरा नहीं था। वो मेरी पंडित जी ने पहली कर जीत दिया। थी। हाँ, पंडित जी ने सपोर्ट कर दिया, उन्होंने, उसे पता चल गया कि ये लड़की हार मानने वालों में से नहीं है, कर जाएगी। उस दिन से हमें फुल सपोर्ट मिल गया था। उसके बाद में सब बना लिया। अब ये भी नहीं पता था बेचू कहाँ पर, कुछ नहीं पता था। जी। और तब मैंने थोड़ा सा अखबारों में ना मेलों की खबरें आती थी, तो मैंने देखा कि एक स्वावलंबी मेला करके कुछ लग रहा है, स्वरोजगार करके, द्वारका में। जी। मैंने वहां का नंबर ढूंढा, मैं वहां गई, मैंने उनसे कहा कि मेरे को भी स्टॉल लगानी है मेले में। तो उन्होंने जो चार्जेस मुझे बताए मैंने दिए, और वहां से मैंने बेचना शुरू किया। तो ऐसे धीरे धीरे मेरी पहचान बननी शुरू हुई। अलग अलग मेलों में जाके मुझे रास्ते आगे से आगे मिलते चले गए, और मैं उन पे बढ़ती चली गई। ऐसे करते करते मैं पूसा के मेले तक पहुंच गई। पूसा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली का है, जी। वहां के किसान मेले में मैं पहुंच गई। वहां से हमें और बहुत सारे लोग जुड़े हमारे साथ, और ऐसे करते मैं जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी मैंने बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जीता, और मैंने जम्मू में भी ये काम शुरू कर दिया, वहां की महिलाओं को सिखाया, और हम वहां के स्टार्टअप में भी सेलेक्ट हुए। तो अब बस रास्ते मिलते जा रहे हैं और आगे बढ़ती जा रही हूँ। बहुत इंस्पिरेशन वाली है और बड़ा प्रेरणादायक आपकी स्टोरी है कि किस तरीके से आपको जब जब हताश हुए, निराश हुए, तो आपको कहीं ना कहीं खुद से एक प्रेरणा मिली। चाहे आप किसानों का उदाहरण जो जी, आपने दिया, जैसे किस कि तरीके से। आप हाँ जी, कोविड में जैसे सभी कुछ बंद हो गया, हमने 6 महीने काम किया, जितने भी रास्ते कॉन्टेक्ट्स बने थे एकदम से बंद हो गए, और बेचने के सारे रास्ते बंद हो गए। तो फिर सोचा क्यों ना ऑनलाइन जाया जाए। फिर हमने फेसबुक के थ्रू, हमने व्हाट्सएप के थ्रू, हमने अमेजोन पर ऐसे सेल करना शुरू कर दिया, और हमें रिस्पॉन्स मिला। तो मैं ये जानती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो सॉल्यूशन लेकर जरूर आती है। जी बिल्कुल। बस आगे बढ़ने की जरूरत होती है। जरूरत है, यानी कि हवा के अनुकूल चलने वाला जहाज कभी बंदरगाह नहीं पहुंचता। जो मुश्किल परिस्थितियों में भी, चुनौतियों में भी हार नहीं मानते, आप जैसे लोग, वो निश्चित तौर पर एक न एक दिन मुकाम हासिल करते हैं। और आपने छोटे से सही लेकिन बहुत बड़ा काम, एक आपका जो, भले ही आपका जो मासिक आय हो 40-50 हजार लाख हो, लेकिन आपका जो साहस है वो करोड़ों लाखों अरबों रुपए के से भी उसको खरीदा नहीं जा सकता। क्योंकि आपने जो महिलाओं को जोड़ने का, उन्हें स्वावलंबी बनने का, गृहिणी घरेलू महिलाओं को जो एक रास्ता दिखाया है, वो बड़ी बात है। इस प्रोडक्ट को अब आप अभी आपने कहां कहां तक इसका प्रचार प्रसार कर दिया है, और क्या आपने कुछ इस प्रोडक्ट के नाम भी रखे हैं? आरूही ऑर्गेनिक्स है मेरे जो धूप स्टिक्स का नाम है। जी। तो आरूही भी एक स्पेशल स्टोरी है। अगर आपके पास कुछ मिनटों का टाइम हो तो मैं जरूर नहीं सुनाना चाहूंगी बिल्कुल आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आरूही एक्चुअली जो मेरी दोस्त है, जी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, और उसके बेबी नहीं थे। और उसके जो कंडीशंस होती है, नेचुरल कंडीशंस जो होती हैं, वो खत्म हो चुकी थी एक बच्चे को जन्म देने की। आईवीएफ फेल हो चुके थे, सारी कंडीशंस जीरो थी। तो वो भी मेरे साथ थी, और हम दोनों ने ये फैसला किया कि अब हम कुछ करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जिस औरत को अगर बच्चे नहीं होते हैं तो उसे फैमिली और हमारा समाज किस तरीके से ट्रीट करता है। तो वो भी परेशान थी, तो वो मेरे साथ लगी, हम दोनों ने काम शुरू किया। पर जब काम शुरू किया तो फिर सोचा कंपनी का नाम क्या रखा जाए। तो हमने काफी सोच समझ के ऐसे ही करे जा रहे थे, लेकिन कंपनी का नाम नहीं मिल रहा था। तो मैंने उससे जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, अगर बच्चे होते तो तू क्या नाम रखती? तो उन्होंने कहा कि अगर बेटी होती तो आरूही रखती, और बेटा होता तो शिवांश रखते। मैंने कहा आरूही का मतलब? उसने कहा भगवान की बेटी। मैंने कहा चल तेरी बेटी के नाम पे कंपनी शुरू करते हैं। और हमने 2019 में जून में हमारी कंपनी शुरू कर दी, और आज 2021 में हमारी आरूही ने जन्म लिया, और हमारी आरूही हमारे साथ में है, और आज वो 6 महीने की हो चुकी है। तो भगवान हमारे साथ थे और हमें चांस दिया कि लो तुमने कंपनी शुरू कर दिया है, तो चलो बेटी भी दे ही देता हूँ तुम्हें। तो आज आरूही हमारे साथ में है। बहुत तो ये मेरी कंपनी का है। और इसी तरीके से saveprithvi.com मेरी वेबसाइट है। आरूही इंटरप्राइजेस के नाम से मेरी कंपनी है।
और आरोही ऑर्गेनिक्स के नाम से हमारी धूपबत्ती का ब्रांड चलता है। और इसमें अगर मैं आपको कहूँ तो मेरी जो कंपनी का टैग लाइन है वो तेरा तुझको अर्पण, ये हमने टैग लाइन रखी है। मैम आपका शायद स्क्रीन चला गया है, 1 मिनट। जी अभी ओके है? हाँ ओके। अगर कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो ऑनलाइन आपकी जो आपने वेबसाइट बताई उन वेबसाइट पे जाकर के आपसे ऑर्डर कर सकता है, तो आप लोग बाहर भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं? हाँ, अभी एक्सपोर्ट पे हमने लाइसेंस लिया था, लेकिन कोविड कंडीशन की वजह से काफी डाउन आ गया है। लेकिन हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं, आप ही की तरह हमारी वीडियो शेयर होती है, वहां से हमें ऑर्डर्स भी आते हैं। तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं। अगर अमेज़न एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। अगर कोई आपसे ऑर्डर करना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करेगा इस वीडियो को देख करके? सर, मैं इसमें आपको एक नंबर दूंगी, आप वहां पर उसे शेयर कर सकते हैं, या www.safeprithvi.com वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। और आरोही इंटरप्राइजेस ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर भी जाकर हमें ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये आपने जम्मू कश्मीर में, नोएडा में और कौन सी जगह आपने अपना प्लांट लगा रखा है? जी, नोएडा में नहीं है, गुड़गांव में हमारा प्रोजेक्ट है, गुड़गांव में प्लांट चल रहा है। और अभी हमारा दिल्ली में भी शुरू होने वाला है, हमारी वहां पर सेटअप की तैयारी है। दूसरा हम जम्मू में कर रहे हैं। फरीदाबाद में हमने राष्ट्रीय महिला रोजगार मिशन के साथ जुड़कर वहां की महिलाओं को इसके बारे में ट्रेनिंग दी थी। तो रूट सेट के जो डिपार्टमेंट है, हम वहां भी हमने ट्रेनिंग दी है। और सेटअप की बात करें तो अभी गुड़गांव और जम्मू में हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, और आगे की तैयारी अभी और जगह है। अच्छा, ये कोई अगर आपके साथ जुड़ना चाहे, कोई महिला आपसे साथ में अगर बिजनेस करना चाहे तो उसे आप लोग कैसे जोड़ सकते हैं? वो आपके साथ कैसे बिजनेस कर सकता है? हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं उसके साथ ना काम करने के। जैसे या तो हम उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे कि आप अपना खुद ही बनाइए, या हमारा प्रोडक्ट लेकर वो आगे सेल कर सकते हैं। और हम उसे बेचने के तरीके भी बताते हैं कि आप अपना भी बनाओगे तो आप कैसे बेच सकते हो, ये भी चीजें हम उनको अच्छे से सिखाते हैं। महिलाओं को लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी होती रहती है। आप महिला हैं, अभी जो बुर्का है उसको लेकर के विवाद हो गया, हिजाब को लेकर के विवाद हो गया, तमाम कंट्रोवर्सी महिलाओं को लेकर के हो रही है कि स्टूडेंट्स हिजाब पहन के कॉलेज में आए या ना आए। एक महिला हैं, घरेलू महिला हैं, आप व्यवसाय भी कर रही हैं, आप महिला सशक्तिकरण की बात भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या इस पे कमेंट रहेगा? देखिए, एक महिला होने के नाते मुझे भी पूरी आजादी है कि मैं क्या पहनना चाहती हूँ। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। अगर मैं जीन्स पहन के चलना चाहती हूँ, मैं शॉर्ट्स पहन के चलना चाहती हूँ, या मैं बुर्का पहन के चलना चाहती हूँ, तो उसमें किसी की रोकथाम नहीं होनी चाहिए, बशर्ते वो मुझे पसंद आना चाहिए। लेकिन एक फूहड़ता में और एक संस्कारी कपड़ों में एक तो फर्क होता ही है। मैं मानती हूँ उस चीज को कि आप जब सभ्य कपड़े पहनकर चलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी और ज्यादा ग्रो ही करती है। फैशन का नाम ये नहीं है कि आप शरीर दिखाए या कुछ ऐसा करें, या फिर बुर्के में चल रही है तो उससे ये कोई मतलब नहीं है कि आप किसी चीज को गलत रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपकी आजादी है, लेकिन सभ्यता के साथ चलें। शिक्षण संस्थानों में धर्म को जोड़ना क्या ठीक लगता है आपको? शिक्षण संस्थानों को धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षण संस्थानों में धर्म नहीं चलना चाहिए। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप स्कूल में यूनिफॉर्म है तो आप यूनिफॉर्म में ही जाइए, वहां पर कोई भी धर्म को अलाउड नहीं किया जाए। बहुत बेबाकी से आपने बात रखी, और आपकी जो कहानी है, आपने जो जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक इम्प्रेशनल जो स्टोरी आपने सुनाई, जो आपने करके दिखाया, वो यकीनन बहुत लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कितनी भी मुसीबतें हों, लेकिन अगर डट कर सामना करने की शख्सियत है, ताकत है आपके अंदर, तो आप निश्चित तौर पर मुकाम हासिल कर पाएंगे। हमारे साथ ही पूनम मैं भी कुछ
जी जहाँ कुछ बिल्कुल और बिल्कुल। भी कहना हाँ चाहती बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं, जैसे हमने काम शुरू किया था तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी आए थे और बहुत सारे लोग खिलाफ में भी आए थे। अभी जी आपने धर्म की ही बात शुरू कर दी है तो उसी के बारे में कुछ लाइन मैं कहना चाहती हूँ जी कि जब हम फूलों को रिसाइकल करने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने हमें कहा कि आप पर्यावरण के लिए अच्छा काम कर रही हैं क्योंकि ये सारा फूल कूड़े में जा रहा था। जी लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आए कि भगवान को चढ़ाए गए फूलों को आप रिसाइकल नहीं कर सकते। एक बार जो भगवान को चीज चढ़ गई, जो उनको अर्पित कर दिया गया, उसे आप दोबारा नहीं कर सकती। ऐसे लोगों के सवाल मैंने झेले हैं, तो हम्म, उनको मैंने जो जवाब दिया, मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचाऊं, ताकि बिल्कुल जो मेरी तरह और भी लोग काम करें तो उनको भी ये सवाल जब फेस करने पड़ेंगे तो उनको जी आंसर आना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने कहा कि भगवान को चढ़ी हुई फूल जो होती है निर्मल होती है, कूड़ा हो ही नहीं सकती। पहली बात तो उसे कूड़ा कहना बंद करें। जी और भगवान को चढ़ी हुई चीज कभी भी कूड़ा घर तक नहीं जाती। पहले हम नदियों में डाल देते थे क्योंकि नदियां हमारी पवित्र होती थी, उनके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज होते थे जी जो उन फूलों को, उन चावल के दानों को खा लेते थे। जी तो हमारी रिवर जो थी वो साफ रहती थी। लेकिन आज रिवर बहुत ज्यादा गंदी है तो जी उसको हम वहां नहीं डाल पा रहे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जी दूसरी बात, उन लोगों को मैंने ये कहा कि भगवान भी रिसाइकल करते हैं। तो मुझसे पूछा गया कैसे, तो मैंने जवाब दिया कि आत्मा न जिंदा रहती है ना मरती है, न जन्म लेती है ना मरती है। शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, यानी कि ट्रांसफर हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। जी और हम भी तो फूलों को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, और मिट्टी से ही जन्मी चीज वापस मिट्टी में जा रही है, ये प्रकृति का ही नियम है। तो हम जी कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो फूलों को रिसाइकल करना एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल। आपने जो ऐसे अब विघटनकारी जो लोग हैं, जो ऐसे जो कुछ कर नहीं सकते, या यूं कहें कि जिनको कुछ कुछ जो इनोवेशन नहीं कर सकते, कुछ अपनी तरफ से जो क्रिएटिव कार्य नहीं कर सकते, वो खलल डालने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी आपने मुंह तोड़ जी जवाब दिया और उनको उन्हीं की भाषा में, अपने संस्कारी भाव में उन्हें समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार, आप हमसे जुड़ी। निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका। नमस्कार, देखते रहे समग्र चेतना। धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, शुक्रिया।